बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरे सामने एक और क्वेश्चन है मॉक का, और ये बड़ा ज़बरदस्त और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। इसमें दो टॉपिक्स मिला के मैंने टेस्ट किए, एक IAS 8, ठीक है जी, और दूसरा बोरिंग कॉस्ट, ठीक है जी। आए जरा सवाल को हम देखते हैं। कह रहे जी, पलंग लिमिटेड स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स हेड ऑफिस ऑन 1 जनवरी 2019। 1 जनवरी 2019 से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनकर्ड वॉज एज अंडर। ये जो खर्चा हुआ ना कंस्ट्रक्शन पे, ऐसा हुआ कि हमने 1 जनवरी 2019 को 250 रुपये खर्च किए, 250 मिलियन खर्च किए। फिर हमने 300 मिलियन खर्च किए 1 अप्रैल को। फिर हमने 1 जुलाई को 180 मिलियन खर्च किए, ठीक है जी। तो लगभग हमारे पास ये एसेट टोटल बन गया 250, 300 और 180, ये बन गया कुछ 730 मिलियन रुपए का। डन। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वाज फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज, ठीक है। हमने बैंक लोन लिया, और ये बैंक लोन सर चूंकि स्पेसिफिकली इसी ऑब्जेक्टिव के लिए लिया गया है तो स्पेसिफिक लोन है, और ये 1 जनवरी को ले लिया था। फिर 1 अप्रैल को हमारे पास राइट इशू का कुछ पैसा आया, सीधी सी बात है, इस पर कोई सूद नहीं होता। और फिर हमारे पास सर बैंक ओवरड्राफ्ट मौजूद है थ्रू आउट द ईयर। जब जब बैंक ओवरड्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी तब तब हम इसको यूटिलाइज करेंगे, या तब तब हमने इसको यूटिलाइज किया होगा। इसका रेट 20% है, ठीक है। सर सरप्लस फंड जो हमारे पास बैंक लोन से बचे होंगे वो हमने 9% पे इन्वेस्ट किए होंगे, अगर कोई बचा होगा तो। द एसेट वॉज कंप्लीटेड ऑन 1 सितंबर 2019 एंड यूजफुल लाइफ वॉज 8 ईयर्स, ठीक है जी। अब मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक छोटी सी चीज़ ये बताओ कि अच्छा, फिर वो नीचे कह रहा है कि डेप्रिसिएशन हम 20% डिमिनिशिंग बैलेंस पे लेके चलते हैं। अब इसमें कौन सी बात माने भाई, 8 साल की लाइफ देखें या डिमिनिशिंग बैलेंस देखें। याद रखिएगा मेरे बच्चों, जब डेप्रिसिएशन की पॉलिसी स्पेसिफिकली बताई हो ना, तो फिर आप लाइफ को इग्नोर करेंगे। ऐसा हो चुका है सर पास्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो मुझे बताएं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास सबसे पहले 2-3 चीज़ें जो मैं लिस्ट डाउन करूंगा। एक तो ये प्यारे भाई कि मेरे पास एसेट कंप्लीट हुआ है 1 सितंबर को, तो इसका मतलब है जनवरी से लेके मेरे पास सर अगस्त तक बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद चूंकि 1 सितंबर को एसेट कंप्लीट हो गया तो बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन भी उसूलन खत्म हो जानी चाहिए। डन। अब गलती क्या है इसमें, IAS 8 क्या है, तो अभी तक IAS 23 चल रहा है। IAS 8 इसमें ये भैया, द कंपनी इनएडवर्टेंटली चार्ज्ड ऑल द इंटरेस्ट एज एक्सपेंस इंस्टेड ऑफ कैपिटलाइजिंग द एलिजिबल अमाउंट। उसने कहा जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो सकती थी, कंपनी ने उसको कैपिटलाइज नहीं किया। ये किस साल में गलती है? 2019 में। अब इसका इंपैक्ट 2019 में ही आगे भी आएगा सर, बिल्कुल आगे भी आएगा। क्यों? अगर आप 2019 में इसको कैपिटलाइज करते, PPE की कॉस्ट कुछ और होती, तो 2019 में एक तो हमारे पास सर ये बोरिंग कॉस्ट के नाम पे एक एक्सपेंस बुक हुआ होगा। फिर 2019 में चूंकि एसेट इस्तेमाल भी हुआ है 2019 में, ठीक है जी, एसेट इस्तेमाल भी हुआ है, तो 2019 का डेप्रिसिएशन गलत बुक हुआ होगा, क्योंकि हमने कैपिटलाइज नहीं किया अमाउंट को। तो जो एसेट PPE का अमाउंट है वो गलत है, उस पर डेप्रिसिएशन गलत बुक हुआ होगा। सर 2020 में भी ये गलती हुई होगी, और 2021 में भी ये गलती हुई होगी। तो इसका मतलब इस एक गलती की वजह से 3 साल अफेक्ट हुए। क्या मेन एसेट की कैपिटलाइजेशन गलत की है? क्या ये 730 मिलियन हमने जो है वो गलत बुक किया? नहीं 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 सर, ये बिल्कुल सही है। मसला सिर्फ बोरिंग कॉस्ट का है। जो पोर्शन है ना बोरिंग कॉस्ट का, वो अगर कैपिटलाइज हो जाता तो वो डेप्रिशिएट होता। हमने उसको पहले दिन ही इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम पे एक्सपेंस आउट कर दिया। तो इसका मतलब है एक इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक कर लिया विच शुड हैव बीन कैपिटलाइज्ड एंड डेप्रिशिएटेड ओवर द पीरियड, ठीक है। चलें जी, फिर मेरे पास सर 2 ऑडिटेड अकाउंट्स हैं और एक मेरे पास सर ड्राफ्ट अकाउंट है। ये अभी तक सर पब्लिक में नहीं गया। तो मुझे बताएं सर, मेरे पास क्या ये IAS 8 के एप्लीकेशन में आता है? हाँ सर बिल्कुल आता है। क्यों सर? पिछले साल भी गलत और पिछले साल भी गलत, ठीक है जी। सर मेरे पास PPE और रिटेनिंग के बैलेंसेज आ रहे हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिसाब किताब भी नजर आ रहा है कि जी इन 3 सालों में कंपनी के प्रॉफिट्स क्या आ रहे हैं। 15 नंबर के लिए वो आपसे पूछ रहा है, सबसे पहले बताएं कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी चाहिए थी। पहले तो आप ये बता दें, ये पार्ट होगा बोरिंग कॉस्ट का, और ये मे भी 5 नंबर का होगा, ठीक है जी। फिर प्यारे भाई उसने कहा जी मुझे एक एरर नोट बना के दें। अज्यूम करें सर ये भी 5 नंबर का है, ठीक है जी। फिर उसने कहा जनाब मुझे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, P&L और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स भी निकाल के दें। तो ये भी सर, ये को अगर ये 4 नंबर का कर लें हम, ठीक है जी, तो ये 6 मार्क्स के होंगे। तो टोटल 15 मार्क्स का हिसाब किताब है। आए ज़रा इफेक्टिवली इसकी 1, 2, 3, 4 और 5 रिक्वायरमेंट्स हैं। आए ज़रा एक एक करके इन सारी रिक्वायरमेंट्स को हम देखते हैं। इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, अ कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन। और मैं आपको बताऊं, इस तरह का कोई सवाल भी आ जाएगा पेपर में और लोग ढूंढ रहे होंगे डेप्रिसिएशन नहीं आया, और पता चला कि जी IAS 8 आ गया इस तरह के सवाल के साथ,
और वहाँ बेड़ा गर्क कर दिया आपका। ठीक है जी, तो इस सवाल को बहुत अच्छे से करना है। आए ज़रा सवाल को सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर शुरू करते हैं सर इसके सोल्यूशन को। सबसे पहला पार्ट हम देख रहे हैं बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। सर सबसे पहले सर इसके अंदर हमने ये देखना है कि हमारा काम कब से शुरू हो रहा है, 1 जनवरी से, ठीक है जी, और ख़त्म हो रहा है हमारे पास 31 अगस्त तक। तो हमें काम कर लेते हैं जनाब। सर बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन BCEC, ठीक है जी। मैं यहाँ लिख देता हूँ जनाब मंथ्स, और मंथ्स के बाद मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास एक्सपेंडिचर, और मेरे पास तीसरा कॉलम सर बैलेंस का। हाँ जी, मेरे पास सर 1 जनवरी को ही खर्चा हुआ है, 1 जैन, ठीक है जी, 1 फेब, 1 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त का आखिरी महीना जिसके अंदर काम हुआ है, उसके बाद ये एसेट कंप्लीट हो चुका है। डन। एक्सपेंडिचर सर, पहला खर्चा कब हुआ प्यारे भाई? पहला खर्चा हुआ है 250 रुपये का, और मेरे पास जिस दिन ये खर्चा हुआ है ना उसी दिन स्पेसिफिक लोन भी आ गया था 380 रुपये का। तो 380 में से 250 हो गया खर्च। तो जब 250 खर्च हो गया 380 में से, तो बच गया जी 130। अब ये 130 मेरे पास पड़े रहे कब तक? अगले खर्चे तक। अगला खर्चा कब हो रहा है जी? 1 अप्रैल को। तो सर मेरे पास मार्च में भी 130 रुपये पड़े रहे। अब 1 अप्रैल को खर्चा हो रहा है प्यारे भाई कोई 300 रुपये का, और मेरे पास तो 130 पड़े हुए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जी 1 अप्रैल को 100 रुपये राइट इशू के भी आ गए। तो सर मेरे पास 100 रुपये ये आ गए, 130 रुपये मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो ये तो हो गए 230, और ख़र्चा हुआ है सर 300 रुपये का। तो सर जब 300 रुपये का खर्चा हुआ ना, तो मेरे पास सर 100 पड़े हुए थे, 100 राइट इशू के हैं, 130 पड़े हुए थे सर, ये तो 230 हो गया। इसका मतलब है सर मेरे पास 70 रुपये का जनरल लोन यानी ओडी ले लिया मैंने, तो मेरा बैलेंस नेगेटिव में चला गया अकाउंट का। डन। अब ये 70 रुपये का ओडी खड़ा रहा कब तक? सर हमने फिर एक खर्चा किया 1 जुलाई को। 1 जुलाई को हमने खर्चा किया सर 180 रुपये का, 180 रुपये का। अब बताएं सर 180 रुपये का जब खर्चा किया आपने 1 जुलाई को, तो सर आपका बैलेंस जुलाई तक तो 70 रुपये रहा, लेकिन 180 का खर्चा करने के बाद और कोई सोर्स तो था नहीं, तो सर हमारा जनरल बोरिंग 250 रुपये तक पहुंच गया। डन है जी। अब बताएं हमने स्पेसिफिक बोरिंग कंप्लीट कर ली, इसके अंदर राइट इशू का पैसा भी खपा दिया, और जहां फिर कुछ भी ना बचा तो जनरल बोरिंग यूज़ कर लिया। डन। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन हमने निकालना है। सबसे पहले स्पेसिफिक बोरिंग, स्पेसिफिक बोरिंग में मेरे प्यारे बच्चों मैंने लोन लिया है सर कितने का? 380 मिलियन का। स्पेसिफिक बोरिंग का रेट कितना है जी? सर 16% का रेट है, ठीक है जी, और सर हमने लिया है 1 जनवरी से ही, ठीक है सर, 1 जनवरी से हमने लिया 380 रुपये का, और लगातार ये लोन आउटस्टैंडिंग रहा है। 16% का रेट है सर। मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों 8 महीने सर, 380 रुपये का रेट, 16%, 8/12, यह आता है मेरे प्यारे बच्चों 40.53333, ऐसा। यही आ गया सर। फिर मेरे पास सर इनकम, इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं जनाब इनकम मुझे मिली है सर स्पेसिफिक बोरिंग का कुछ पैसा 3 महीने आउटस्टैंडिंग रहा है 130 रुपये, ठीक है जी, 3 महीने ये आउटस्टैंडिंग रहा है, तो 130 इनकम का रेट है मेरे पास सर, गालिबन 9% है, मुझे याद आ रहा है, सवाल रीड करते हुए मैंने देखा था, बिल्कुल सर 9% ही है, 9% है, ठीक है, 9% है जी, 3 महीने हैं, ऐसा जी। अब निकालें ज़रा सर, मेरे पास 130 × 9%, यह आता है मेरे प्यारे बच्चों 2.925, बचा कितना सर मेरे पास? बच गया सर मेरे पास 40.53333, तो नेट मेरे पास सर बोरिंग कॉस्ट बचा 37.60, ऐसा 608,
अब बताएं जी, मैं इसमें जनरल बोरिंग का हिसाब किताब डाल रहा हूं सर। जनरल बोरिंग के सर मेरे पास कितने पैसे यूज हुए हैं सर? 70 रुपए यूज हुए हैं फॉर 3 मंथ्स, और मेरे पास है 250 रुपए यूज हुए हैं फॉर 2 मंथ्स। ठीक है जी, 70 और 250। ठीक है जी, 70 रुपए यूज हुए हैं मेरे पास सर 2 महीने के लिए, और रेट है 20%। और मेरे पास सर 250 रुपए यूज हुए हैं, ये 3 महीने के लिए यूज हुए हैं 70, सॉरी, और ये यूज हुआ है सर 2 महीने के लिए। ठीक है जी, तो 70 इंटू 0.2 इंटू 3 और 12, ये आ जाता है सर मेरे पास 3.5। और सर 250 इंटू 20%, 2 और 12, ये आ जाता है मेरे बच्चों मेरे पास 8.33। और ये दोनों मिला के हो जाते हैं सर मेरे पास कोई 11.833। और सर मेरे पास टोटल बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज होनी चाहिए थी, यह है सर मेरे पास 37.608। यह आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों 49.44। अब हुआ ये कि ये हो जाना चाहिए था कैपिटलाइज, और ये हमने इनएडवर्टेंटली एक्सपेंस आउट कर दिया। तो हमने पहली रिक्वायरमेंट तो पूरी कर दी जी, उसने कहा जी एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन बताएं, बोरिंग कॉस्ट कितनी थी, ये हमने निकाल के दे दिया, डन। अब नीचे की तीनों रिक्वायरमेंट के लिए मैं बना रहा हूं एक एरर टेबल, मैं बना रहा हूं एक एरर टेबल। ठीक है जी, एरर टेबल का मतलब क्या होता है सर? एरर टेबल का मतलब ये होता है कि मेरे जो साल हैं उनमें मैंने क्या एक्सपेंस बुक किया और क्या एक्सपेंस दैट शुड हैव बीन बुक्ड, शुड हैव बीन बुक्ड। अब गौर से देखना, मैंने सर 31 अगस्त तक 49.44 रुपीस का अमाउंट जो जमा हुआ था वो इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम पे उड़ा दिया, जबकि इसको हो जाना चाहिए था कैपिटलाइज। अगर ये कैपिटलाइज होता तो सर अगले 4 महीने ये डेप्रिशिएट होता, अगले 4 महीने ये डेप्रिशिएट होता। 2019 में मैंने पूरे 49.44 रुपीस का बुक कर लिया एक्सपेंस, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। होना ये चाहिए था कि 49.44 पे डेप्रिसिएशन बुक होना चाहिए था। 20% रेट है ना डेप्रिसिएशन का, ये कैपिटलाइज होता तो डेप्रिशिएट होता, कैपिटलाइज होता तो डेप्रिशिएट होता। सर डेप्रिसिएशन का रेट है मेरे पास 20%, तो मैं 20% से इसको करता डेप्रिशिएट एसेट के तौर पे। कितने महीने जी? 4 महीने सर, 4 महीने सर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है जी, तो 49.44 का 20% मल्टीप्लाई बाय 4/12। सर मैं एक्सपेंस बुक करता 3.296 है, तो मैं क्या कर देता हूँ जनाब, 3.3 रुपीज़ का एक्सपेंस बुक होता, डेप्रिसिएशन के नाम पे बुक होता। किस नाम से बुक होता? डेप्रिसिएशन। ये मैंने बुक किया सर इंटरेस्ट के नाम पे, ये मैंने बुक किया मेरे प्यारे बच्चों इंटरेस्ट के नाम पे, कि इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ये बुक होना चाहिए था डेप्रिसिएशन के नाम पे। अच्छा, फिर सर सीधी सी बात है, 2020 में जब हम प्रवेश करते तो हमारे एसेट की जो कॉस्ट है 49.44, उसमें से सर डेप्रिसिएशन 2019 का लेस हो चुका होता। कितने का भैया? 2019 का डेप्रिसिएशन है 3.33 सर, 3.3। ऐसा बचता क्या सर मेरे पास? ये मेरे पास बचता जनाब 46.11 कर लें, 14 कर लें। ठीक है जी, ये 49.44 माइनस 3.3, ये आता है जी 46.14, डन। इसमें फिर डेप्रिसिएशन बुक होता, लेकिन ये डेप्रिसिएशन बुक होता 2020 का मुकम्मल मल्टीप्लाई बाय 0.2, ये डेप्रिसिएशन आता मेरे प्यारे बच्चों 9.23। अब मेरे प्यारे बच्चों 46.14 माइनस 9.23, मेरे पास सर जो पैसा बचता वो बचता 36.91।
इस पे फिर मेरे बच्चों में डेप्रिसिएशन लगाऊंगा किस साल का, 2021 का, पूरे 20%। यह आता है मेरे बच्चों 7.38। ऐसा बताएं सर मेरे पास बुक वैल्यू क्या बचती। यह आता है मेरे बच्चों मेरे पास 29.53। ऐसा तो सर मैं ये कह रहा हूं कि मैंने तो डे 1 पे इसको उड़ा दिया ना, एक्सपेंस आउट कर दिया। अगर मैं इसको डे 1 पे नहीं उड़ाता, कैपिटलाइज करता, तो मेरे पास यहां डेप्रिसिएशन 3.3 का बुक होता, फिर अगले साल डेप्रिसिएशन 9.23 का बुक होता, और फिर उसके बाद अगले साल डेप्रिसिएशन सर मेरे पास 7.38 का बुक होता। ये दोनों डेप्रिसिएशन मैंने इन रिस्पेक्टिव ईयर्स में मिस किए। ये दोनों डेप्रिसिएशन मैंने इन रिस्पेक्टिव ईयर्स में मिस किए। कितना जनाब मेरे पास 9.38 सर 9.23, फिर आ रहा है मेरे पास सर 7.38। डन हो गया। अब बताएं सर मेरे पास हुआ क्या है। ये तीनों मेरे पास सर डेप्रिसिएशन हैं, ये भी मेरे पास सर डेप्रिसिएशन है। इसका मतलब है सर मेरे पास 2019 में दो गलतियां हुई हैं। मैंने एक तो 49.44 इंटरेस्ट बुक कर लिया, जबकि बुक नहीं करना चाहिए था, मुझे 3.3 का डेप्रिसिएशन बुक करना चाहिए था। ठीक है जी। तो मैं अगर आपसे पूछूं मेरा नेट एरर कितना है, नेट एरर एक एक्सपेंस ओवर बुक कर दिया है, इसको रिवर्स करूंगा तो इनकम हो जाएगी, और 3.3 का डेप्रिसिएशन बुक कर दूंगा तो 49.44 का इनकम बुक करूंगा, 3.3 का मैं डेप्रिसिएशन बुक करूंगा, तो सर मेरे पास 46.14 बच जाएगा, जो मैंने क्या कर दिया सर, ओवरबुक्ड एक्सपेंस ओवरबुक्ड। फिर सर मैंने 9.23 नॉट बुक्ड, ये डेप्रिसिएशन ही बुक नहीं किया क्योंकि मैंने तो पहले दिन ही मुर्गा हलाल कर दिया। फिर सर 7.38 नॉट बुक्ड। पक्का जी, ये है मेरी गलतियां। अब सर अगर एक स्टेप और आगे हम बढ़ें और इन गलतियों को रिकॉर्ड कैसे करना है, अब बताएं। गलतियां टोटल 4, 19 में 2 गलतियां, एक तो इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक कर लिया, फिर डेप्रिसिएशन बुक नहीं किया। 20 में गलती है, डेप्रिसिएशन बुक नहीं किया। 21 में गलती है, डेप्रिसिएशन बुक नहीं किया। डन। अब आए अगर इन तमाम गलतियों को इनकॉर्पोरेट करते हैं सर, किस तरह वो देखते हैं। अच्छा जी, अब इफेक्टिवली इस टेबल से मुझे ये पता चला है कि 3 सालों में गलतियां, 3 सालों में गलतियां। अच्छा, इसमें मेरा करंट ईयर कौन सा है जी? करंट ईयर मेरे पास 2021 है। सर मेरा लास्ट ईयर कौन सा है? सर ये मेरे पास 2020 है। ठीक है जी, ये मेरा करंट ईयर है, ये मेरा लास्ट ईयर है, और ये मेरा प्रायर टू लास्ट ईयर है। ठीक है जी। अब एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, करंट ईयर की गलती करंट ईयर के पीएनएल से एडजस्ट होगी, लास्ट ईयर की गलती लास्ट ईयर के पीएनएल से एडजस्ट होगी, और उससे पिछले साल की सारी गलतियां ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग से सही होंगी। ये हमने पढ़ा हुआ है। देखिए हमारे पास करंट ईयर का पीएनएल हमारे पीएनएल में आ रहा है, वहां से सही कर लो चीज़ों को। लास्ट ईयर का पीएनएल भी हमारे पीएनएल में आ रहा है, उसमें सही कर लो। उससे पिछले पीएनएल मेरे पास पीएनएल में नहीं आ रहे हैं, अब उससे पिछले प्रॉफिट एंड लॉस की सारी गलतियां आपको ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग से सही करना पड़ेंगी। ठीक है जी। तो मैं इधर एक्सट्रैक्ट्स बनाना शुरू कर रहा हूं, और मेरा पहला एक्सट्रैक्ट होगा एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यानी प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी। तो मेरे पास सर प्रॉफिट एंड लॉस 2 सालों के होंगे। एक होगा सर मेरे पास 2021 का, और एक होगा मेरे पास 2020 का। ठीक है जी। चूंकि 2020 एक दफ़ा पब्लिक में रिपोर्ट हो चुका है और आप उसको चेंज करने जा रहे हैं, तो आप इसके ऊपर लिखेंगे रीस्टेटेड, ऐसा। और अब आप दिखाएंगे सर यहाँ प्रॉफिट है कितना भैया मेरे पास 2020 और 21 में, सवाल में जाके देखें प्रॉफिट है कितना भैया। 20 में है 1800 और 21 में 1905। 1800 और 1905, 1905 और 1800। ठीक है जी। अब बताएं जी, हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक नहीं किया, अब बुक कर लेते हैं जी। सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 9.23, ये रहा जी, और 7.38, 9.23 और 7.38 यहाँ से माइनस होना चाहिए,
अगर कैपिटलाइज होता तो डेप्रिशिएट होता, जो हमने नहीं किया। और 9.23 यहाँ से माइनस होना चाहिए। तो मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा जी 1905 माइनस 7.38, ये आ जाता है 1897.62। ये है मेरे पास सर इस साल का करेक्ट प्रॉफिट, ठीक है जी। और ये पहली दफ़ा पब्लिक में जा रहा है सर। फिर 1800 माइनस 9.23, ये जा रहा है मेरे पास सर 1790.77, ठीक है जी। मेरे दोनों प्रॉफिट एंड लॉस करेक्ट हो चुके हैं। लास्ट ईयर वाला खास तौर पे मैंने उस पर रीस्टेटेड लिख दिया। क्लियर भाई। अब हम बनाने जा रहे हैं प्यारे बच्चों एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अच्छा, सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए मैं कुछ चीज़ें यहाँ बना रहा हूँ जो बाद में मैं करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बन रही है किस साल की? 2021 की बन रही है, तो कंपैरेटिव आएगा 2020 का। अच्छा, इधर कंपैरेटिव ऊपर आता है और नया वाला नीचे आता है, आमने सामने नहीं होता। जैसे पीएनएल में आमने सामने ना 21 और 20। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में लास्ट ईयर वाला ऊपर आता है, करंट ईयर वाला नीचे आता है, ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करें जी ओपनिंग। अच्छा, कॉलम ही हमारे पास सिर्फ एक बनेगा रिटेन अर्निंग का, ऐसा। ठीक है, गौर से देखिएगा मेरे बच्चों। पहले मैं आपके सामने प्रोड्यूस कर रहा हूं गलत रिटेन अर्निंग, ठीक है, जो गलतियों से भरपूर है। ओपनिंग बैलेंस है कितने का भैया? ओपनिंग बैलेंस इसका, अच्छा 2020 का ओपनिंग टेक्निकली 2019 का क्लोजिंग होगा 1600। डन, ये मैंने उठाया जी 2019 का क्लोजिंग 1600। बोर्ड पे देखिएगा मेरे बच्चों 1600। गलत बैलेंस, ठीक है जी। फिर इसमें मैं डाल रहा हूँ सर 2019 का प्रॉफिट, कितने का भैया? 2020 का प्रॉफिट, सॉरी 1800। गलत प्रॉफिट है सर। तो ये तो मिला के हो जाते हैं 3400। अब देखें 2020 का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस 3400 आ रहा है। नहीं सर, ये तो 2900 आ रहा है, तो बाकी कहाँ गया सर? इसका मतलब एग्जामिनर ने एक छुपा के इंफॉर्मेशन इसमें डाली है कि कंपनी ने डिविडेंड बांटा है, कितने का? इतने का डिविडेंड बांटा है कि सर ये कितना हो जाए जनाब, ये कितना हो जाए प्यारे भाई, ये कितना हो जाए प्यारे भाई? ये बनता है 3400। लेकिन कंपनी ये चाह रही है कि जी एग्जामिनर ये चाह रहा है कि बच्चा इसमें से खुद डिविडेंड की इंफॉर्मेशन निकाले 500 रुपये की, और तब जाके ये पहुँचे कितने पे? 2900 पे। बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। अब ये 2900 हो गया सर मेरे पास ओपनिंग बैलेंस फॉर 2021। अब सुन, इसमें 2021 का प्रॉफिट आना चाहिए। प्रॉफिट डाल दें इसमें कितने का जी? 2021 का। कितना प्यारे भाई? ये प्रॉफिट है मेरे पास 1905 का, डाल दें जी 1905। अब ये हो जाना चाहिए एक सर्टन अमाउंट, लेकिन मैं जब ऊपर गया ये कितना हो जाता है जी? 2900 प्लस 1905, ये हो जाता है 4805। लेकिन जब मैं जाके देखता हूँ 2021 का क्लोजिंग, तो ये आता है 3400। इसका मतलब एक अच्छा खासा बड़ा डिविडेंड 2021 में भी दिया गया। वो कितना भैया? इतना कि ये क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाए? ये क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाए? 3400। तो बताएं डिविडेंड कितना दिया गया होगा? ये डिविडेंड दिया गया होगा जी 1405 रुपये, ठीक है। अब देखिए, ये जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपने बनाई है, ये गलत इसलिए है कि इसमें वो सारी गलतियाँ अभी तक छुपी हुई हैं जो हमने आइडेंटिफाई की हैं। तो फिर बनाई क्यों? सर सिर्फ एक चीज़ के लिए। वो क्या जी? वो सिर्फ एक चीज़ है, डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। सर लेकिन ये क्या पेपर में बताओगे कि डिविडेंड दिया है या नहीं दिया है? नहीं सर, ये आप बस एक काम ये कीजिएगा, ओपनिंग रिटेनिंग में प्रॉफिट ऐड करके चेक कर लीजिएगा ये क्लोजिंग के बराबर आ रहा है या नहीं। ओपनिंग में प्रॉफिट ऐड करके चेक कर लीजिएगा क्लोजिंग के बराबर आ रहा है या नहीं। और अगर नहीं आ रहा तो उसका मतलब है लाजमी डिविडेंड दिया, लेकिन आपका एग्जामिनर इतना जालिम नहीं है कि वो डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन ना दे। अच्छा, मैंने जानबूझ के नहीं दिए ताकि अगर ना भी दे तो आपको पता हो कि यार दरमियान का डिफरेंस डिविडेंड है। याद रखिएगा, इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था बनाने का, सिवाय इस चीज़ के कि मुझे ये पता चल गया कि मेरे पास दोनों सालों में डिविडेंड है
ठीक है जी, ये आप वैसे भी मालूम कर सकते हैं, वैसे भी मालूम कर सकते हैं। इसके लिए ये स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं थी। आप सिंपली क्या करते, उसूलन 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 मैं इसको मिटा रहा हूँ। उसूलन जब आपके पास 1600 रुपये का अमाउंट था, ठीक है, ये क्लोजिंग रिटेनिंग है, इसमें सर इस साल का सॉरी ये मेरे पास सर ओपनिंग रिटेनिंग है, यानी 2019 का क्लोजिंग है, इसमें 2020 का प्रॉफिट ऐड होना चाहिए, ये उसूलन इसके बराबर होना चाहिए। नहीं है तो डिविडेंड है, इसमें ये वाला प्रॉफिट ऐड होना चाहिए और फिर ये उसूलन इसके बराबर होना चाहिए। नहीं है तो इसमें डिविडेंड है। पक्का देख लोगे मेरे बच्चों, बड़े एक स्टेप और आगे। अच्छा जी, अब मैं जा रहा हूं सर नीचे और मैं करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बना रहा हूं। करेक्ट, सही स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सही। अच्छा मैं यहां बना देता हूं सही स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सबसे पहले मेरे बच्चों मैं लूंगा जनाब मेरे पास 2020 के लिए ओपनिंग बैलेंस, और कॉलम किसका है सर मेरे पास, ये रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। सर मेरे पास बैलेंस आ रहा है प्यारे भाई 1600 रुपए का। ये टेक्निकली 2019 का क्लोजिंग है और ओपनिंग बैलेंस है 2020 का। अब बताओ 2020 से पहले की कोई गलती है जो अभी तक पीएनएल में करेक्ट नहीं हुई? 2020 तो करेक्ट हो गया, 2021 भी करेक्ट हो गया, 2020 से पहले की गलतियां हैं सर, दो गलतियां। एक तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने बुक कर लिया है जो कि होना नहीं चाहिए, और एक डेप्रिसिएशन बुक नहीं किया। इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक कर लिया है और डेप्रिसिएशन बुक नहीं किया। इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक कर लिया है और डेप्रिसिएशन बुक नहीं किया, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को रिवर्स करूंगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा 49.44 से, और डेप्रिसिएशन बुक करने से प्रॉफिट कम होगा। तो मुझे अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है 46.14 से। तो मैं यहां लिख रहा हूं जनाब करेक्शन ऑफ एरर 46.14, और सर ये मेरे पास हो जाता है जनाब कोई 1646.14, और मैं इसको नाम दे रहा हूं ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग सर 2020, लेकिन इसके बराबर में मैं लिख रहा हूं रीस्टेटेड। ऐसा क्या चीज़ है ना, रीस्टेटेड। डन, ये मेरे पास पहली एडजस्टमेंट आ गई, मामला सही हो गया। अब मैं ले रहा हूं सर प्रॉफिट। ये किस साल का प्रॉफिट है सर? 2020 का। अब जो प्रॉफिट है 2020 का वो तो सही हो चुका है, आप तो उसको सही कर चुके हो, क्योंकि प्रॉफिट तो मेरे पास गलत था कितने का सर 1800 रुपये का, लेकिन सही होने के बाद ये हो गया 1790.77। तो ये ले लेंगे 1790.77, 1790.77। लेकिन सर इसके आगे मैं लिखूंगा क्या चीज, रीस्टेटेड। क्यों सर? ये रीस्टेटेड प्रॉफिट है ना, चेंज हुआ है। फिर अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, मेरे पास इसके बाद डिविडेंड 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 डिविडेंड, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था। तो प्रॉफिट चेंज होने से डिविडेंड चेंज नहीं होगा। डिविडेंड कितना भैया? 500 रुपये का। ले लो भैया 500 रुपये का डिविडेंड, पक्का, इसमें कोई रीस्टेटमेंट नहीं है। अब निकालो जी मेरे पास ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस आप ले लें 2020 का, कितना आ रहा है जी? यार जी 1646.14 प्लस 1790.77 माइनस 500, ये आता है मेरे बच्चों 2936.91। 2936.91। क्या ऊपर भी यही बैलेंस आ रहा है? क्या यही बैलेंस आ रहा है? नहीं सर, ये तो 2900 आ रहा है। इसका मतलब है ये बैलेंस चेंज हुआ है। तो हम क्या करेंगे जनाब, यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस कौन सा जी? रीस्टेटेड। हाँ जी सर, ये भी रीस्टेट हो गया जी, सटेट है, रीस्टेट हो गया सर ये भी। अब अंदर रीस्टेट अब तक कितनी जगह आ चुका है? 4 जगह। एक दफा पीएनएल के ऊपर, और सर 3 दफा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर। डन। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इस साल का प्रॉफिट डालूं इसके अंदर? इस साल के प्रॉफिट के आगे लिखूं रीस्टेटेड? नहीं भाई, ये तो पहली दफा पब्लिक को पता चलने जा रहा है। अब प्रॉफिट है कितना? 1897.62। 1897.62। डन। और क्या 2021 में कोई डिविडेंड है? हाँ सर, दिया हमने डिविडेंड। ठीक है जी, कितने का भैया? सर 1405 रुपए का। ये वर्किंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों,
क्या हिसाब किताब बन रहा है सर? 1897.62 माइनस 1405, यह आता है मेरे बच्चों 3429.53, ऐसा। और इसको मैं नाम दे रहा हूँ क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स फॉर 2021 एंड दिस इज एब्सोल्युटली नॉट रीस्टेटेड, दिस इज बीइंग डिश्ड आउट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसके आगे रीस्टेटेड नाम लिखना लॉजिकल नहीं होगा, सही है जी। हमने बना लिया सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का एक्सट्रैक्ट, हमने बना लिया पीएनएल का एक्सट्रैक्ट, हमने काफ़ी सारा काम कर दिया इस सवाल में। अब हम बनाने जा रहे हैं एरर नोट और अब हम बनाने जा रहे हैं सर बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। चलें जी सर, इसका एरर नोट बनाने जाते हैं जिसके अलग से नंबर दिए एग्जामिनर ने। एरर नोट ये IAS 8 और IAS 1 की रिक्वायरमेंट है सर। इसके दो हिस्से हैं, इफेक्ट्स ऑन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये हमारे पास यहाँ आएगा। इसी के बराबर में हम बनाएंगे जनाब बी, इफेक्ट्स ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है जी। ये दोनों आएंगे हमारे पास सर। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दो चीज़ें जनाब, इफेक्ट ऑन इनकम्स अगर कोई है तो, ठीक है जी, और सर हमारे पास है इफेक्ट ऑन एक्सपेंसेस इन केस अगर कोई है तो, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा चूंकि ये एरर है तो एरर करंट ईयर का तो बताने की जरूरत नहीं ना पब्लिक को, कि हम नशा करके जो है वो नोट बना रहे थे, नशा करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे थे। तो यहां सिर्फ एक ही कॉलम आएगा और वो लास्ट ईयर का होगा, एक ही कॉलम, लास्ट ईयर का कॉलम। कौन सा जी सर? ये कॉलम होगा हमारे पास 2021 का, 2020 का, सॉरी, ठीक है, ओनली 2020, बस डन। अच्छा अब मुझे बताएं सर, मेरे पास 2020 की सिर्फ एक गलती है, सिर्फ एक गलती है 2020 की। वो पता क्या है? 2020 में सिर्फ एक गलती है, डेप्रिसिएशन बुक नहीं हुआ, बस सिर्फ ये यहाँ दिखाना है जी। क्यों? क्योंकि अवाम उन्नास जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाएंगे और 2020 का प्रॉफिट लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे, जो लास्ट ईयर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिया, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हम उनको कहेंगे जाओ एरर नोट के ऊपर, वहां नोट में आ रहा है जनाब डेप्रिसिएशन नॉट बुक्ड 9.23, ठीक है जी। और फिर हम लिखेंगे जनाब हमारे पास 9.23 से प्रॉफिट रिड्यूस्ड बाय, तो हमारे पास सर 2020 का प्रॉफिट। ये नोट का ऑब्जेक्टिव क्या है पता है? जो बंदा ये पीएनएल खोलेगा ना वो कहेगा लास्ट ईयर प्रॉफिट 1800 था, ये 1790 कैसे हो गया? तो हम उसको कहेंगे भैया जाओ जरा इस नोट में जाओ, डिटेल आपको नजर आ जाएगी सर, डेप्रिसिएशन नॉट बुक, डन। अच्छा फिर इफेक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इधर हम बनाएंगे सर दो कॉलम्स, 2020 लास्ट ईयर और IAS 1 की रिक्वायरमेंट 2019 कंपैरेटिव ईयर, ठीक है जी। 2020 लास्ट ईयर और 2019 कंपैरेटिव, एक्स्ट्रा कंपैरेटिव ईयर, ये IAS 1 की रिक्वायरमेंट है कि जब भी एरर होगा एक एक्स्ट्रा कंपैरेटिव इस नोट में हमने देना है। या तो इस नोट में नहीं दोगे तो बैलेंस शीट की फेस पे देना पड़ेगा। बैलेंस शीट की फेस पे 3 कॉलम आएंगे, ठीक है। अब बताएं जी अगेन मेरे पास सर यहां पर इफेक्ट्स ऑन एसेट्स, और जी मेरे पास फिर इफेक्ट्स ऑन इक्विटी स्लैश लायबिलिटी, डन। मेरे पास सर यहां पर इफेक्ट है, पीपी जो है वो मेरे पास सर बुक नहीं हुआ, मैंने एक्सपेंस आउट कर दिया, इंटरेस्ट एक्सपेंस बना दिया उसको। अगर मैं इंसान का बच्चा बन के तरीके से अकाउंटिंग करता तो ये टेबल मुझे बता रहा है भैया 2019 के एंड पे मेरे पास एक एसेट आ रहा होता 46.14 आ रहा होता मेरे पास 46.14, नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मैंने 2019 में 49.44 का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं किया। करता तो थोड़े से डेप्रिसिएशन के बाद साल के एंड में 46.14 का पीपी नजर आ रहा होता। तो मैं अवाम उन्नास को कह रहा हूं जिसके पास 2019 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो अपने पास 46.14 पीपी को बढ़ा दें, मिस कर गए थे हम गलती से। और फिर जिनके पास 2020 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, 2020 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो अपनी बुक्स के अंदर
सर 36.91 से पीपी को बढ़ा दें, हम मिस कर गए थे 36.91, ऐसा दोनों हो गए सर। अब ये याद रखिएगा, जो इंपैक्ट ऊपर आपने लिए हैं वही इंपैक्ट आपने नीचे रिटेन अर्निंग में भी लेने हैं। क्यों? एसेट बढ़ाओगे तो आपका रिटेन अर्निंग भी बढ़ेगा, रिटेन अर्निंग भी बढ़ेगा। अब एक बंदा सोच रहा है कि यार ये कैसे आ गया, ये 46.14 कैसे आया, ये को एक्सप्लेन करें। ये रहा सर 2019 का हमने रिटेन अर्निंग बढ़ाया है, ये रहा सर 2019 का रिटेन अर्निंग हमने बढ़ाया है। टेक्निकली 2020 का ओपनिंग कह लो उसको या 2019 का क्लोजिंग कह लो, ये हमने बढ़ाया सर 46.14, नजर आ रहा है। अब एक बंदा सोचेगा यार ये कैसे आया 36.91, अभी आपको बताते हैं ये कितना है 2936.91, ये मेरा क्लोजिंग रिटेन अर्निंग है 2020 का, 2020 का क्लोजिंग रिटेन अर्निंग है। सही है, सही होने के बाद है। जब सही नहीं था तो कितना था, जाओ सवाल में देखो, जब सही नहीं था तो कितना था, गलत था तो कितना था, ये था 2900। अब कितना हो चुका है, अब हो चुका है 2936.91, तो इसका मतलब हमने इसको 36.91 बढ़ाया है। तो याद रखिएगा ये दोनों एज इट इज रखना, एज इट इज रखना ऐसा। अब सिर्फ अपनी दिल की तसल्ली के लिए मैं एक कॉलम बना रहा हूं 2021 का, जो कि पेपर में आपने नहीं बनाना, और बनाना है तो पेंसिल से बना लेना, ठीक है जी, ऐसे ही रिकॉर्ड के लिए, फिर इसको काट देंगे हम। 2021 में बताएं, हम कह रहे हैं जी एसेट 29.53 से बढ़ना चाहिए था, तो मेरे पास रिटेन अर्निंग भी इतने से बढ़नी चाहिए थी, ऐसा। बस ये अपने पास एक रिकॉर्ड करके रख लो, ये भी हमारे काम आएगा। डन। ये था एरर नोट। इस कॉलम के अलावा, इस कॉलम के अलावा बाकी एरर नोट है, इस कॉलम के अलावा बाकी एरर नोट है, ठीक है जी, बाकी एरर नोट है। डन। ये एरर नोट समझ आ गया, इसके 4 नंबर 5 नंबर हो सकते हैं पेपर में। डन है। अब वो कह रहा है भैया जरा लगे हाथों आप मुझे एक्सट्रैक्ट्स बना के दे दें फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स बनाने सर मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में पीपी आ रहा है, 2021 में भी आ रहा है, 2020 में भी आ रहा है, 2019 भी ऊपर दिया हुआ उसमें भी आ रहा है, और मेरे पास सर रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस भी आ रहा है। ऊपर जाओ, सवाल में जाओ। ये है आपके पास सर एक्सट्रैक्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के हैं एक्सट्रैक्ट्स। उठाओ जी एक्सट्रैक्ट में सबसे पहली फिगर 2019 में पीपी आ रहा है 2060 रुपए में आ रहा है, 2060। अब जाओ एरर नोट में, जाओ, एरर नोट सामने रखो। ये कह रहा है 2019 में पीपी को बढ़ा दो, 46.14 से पीपी को इंक्रीज कर दो भाई। कितने जी, कितना मेरे पास सर 2019 का सर 2060, और उसमें सर इंक्रीज कर दो 46.14। तो मैं कर रहा हूं जनाब 2060 प्लस 46.14। हम अपनी बैलेंस शीट सही कर रहे हैं, रिवाइज बैलेंस शीट बना रहे हैं, रिवाइज बैलेंस शीट 2060 प्लस 46.14, ये हो गया प्यारे बच्चों मेरे पास 2106.14। डन हो गया। अब 2020 का बैलेंस शीट उठाओ, उस पर भी पीपी आ रहा है, 2020 का बैलेंस शीट, उस पर पीपी आ रहा है 1980 रुपए का, 1980। ये नोट आपको कह रहा है 2020 के पीपी को बढ़ा दो 36.91 से, 36.91 से वो है 1980 प्लस 36.91 मिला दो सर, बढ़ा दो 1980 प्लस 36.91 सर, ये आ जाता है मेरे पास 2016.91। ये मैच नहीं होता कहीं से। अब 21 में देखो एसेट कितना आ रहा है ऊपर सर, एसेट कितना आ रहा है सर, पीपी कितना आ रहा है 2100। अब इसको बढ़ाने के लिए हमारे पास एरर नोट में कॉलम ही 2 हैं, तो हमने क्या किया था, तीसरा कॉलम सिर्फ अपनी दिल की तसल्ली के लिए बना दिया था ताकि बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बनाने में हमें हेल्प करे। ये कह रहा है जी 29.53 से एसेट को बढ़ा दो, और एसेट है कितने पे 2100 पे, 2100 को आपने बढ़ाना है कितना 29.53, 2100 को आपने 29.53 बढ़ाना है।
ये हो जाएगा बचा 2129.53। अब रिटेन अर्निंग के मुझे बैलेंसेस चाहिए करेक्ट, वो आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से डायरेक्ट उठा लो। ये उठा लो जी, ये मेरे पास 2020 का ओपनिंग है, टेक्निकली 2019 का क्लोजिंग। करेक्ट होने के बाद 1646.14, 1646.14 ऐसा। फिर जी मेरे पास है 2020 सर 2936.91 भाई मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बन गई है ना, तो रिटेनिंग के बैलेंसेस आ चुके हैं, वहां से कॉपी कर रहा हूं सर सीधा सीधा। फिर 2021 सर 3429.53 डन हो गया सर। हमने बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट भी बना लिए। अब इस पे रीस्टेटेड लिखना है, रीस्टेटेड लिखेंगे हम इस पे 2020 पे, ये हमारी बैलेंस शीट है रीस्टेटेड, और 2019 पे भी लिखेंगे रीस्टेटेड। बैलेंस शीट 3 कॉलम की बनेगी, ठीक है। कितने कॉलम की? 3 कॉलम की। एरर नोट अलग बनेगा। एरर नोट आपने टेक्निकली उठाया है, ये वाला नोट ऐसे उठाया है और बैलेंस शीट पे ऐसे चिपका के ये रिवाइज बैलेंस शीट बना दी, ठीक है। देखें 2019 में 19 का अमाउंट ऐड हुआ, 20 में 20 का अमाउंट ऐड हुआ, 21 में 21 का अमाउंट ऐड हुआ, ये ठीक है। और हमने सिंपली क्या किया, ये अमाउंट बैलेंस शीट के अंदर ऐड करके नई बैलेंस शीट बना दी है, डन है। और रिटेनिंग के बैलेंसेस हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से ले लिए। चाहे तो ऐसे ले लो, अदरवाइज ये भी कर सकते थे कि जो गलत बैलेंसेस दिए हैं ये वाले, आप इनमें 1600 में ये ऐड कर देते, 1600 में ये ऐड कर देते, 46.41 तो ये आ जाता 1600 इतना सर। फिर हमारे पास 2900 में ये ऐड कर देते सर, कितना जी 36.91 तो ये आता जी 2936.9, और आखिरी वाले में सर 29.53 ऐड कर देते तो ये फिगर आ जाती, ठीक है जी। चाहे आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से उठा लो या डायरेक्ट जो है वो ऊपर से दोनों फिगर्स ऐड कर दें। ये वाला नोट उठा के पुरानी बैलेंस शीट पे ऐसे ऐड करना है, चिस्पा करके नीचे लिख देना, डन। इट वॉज अ कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आ गया होगा। देख लीजिएगा इसको। जज़ाकल्लाहु खैरन, थैंक यू वेरी मच।